सख्त गर्मी पड़ रही थी। वो अपनी शीशे के केबिन में बैठा था। सूरज की रोशनी छन छन कर आती उसकी फाइलों पर पड़ रही थी। वो फाइलों में सर दिए हुए लैपटॉप को गाहे बगाहे देख लेता। लैपटॉप में ऑफिस का सारा डाटा सामने खुला था और वो डाटा बार बार चेक कर रहा था। वो 2 दिन पहले ही तो पाकिस्तान आया था। उसकी स्टडी मुकम्मल हुई थी और अब वो अपने बाबा के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनकी चेयर पर बैठा हर चीज का जायजा ले रहा था। काफी देर हो गई, उसकी कमर अकड़ गई। एक लम्हे के लिए उसने सीधे होकर कुर्सी से टेक लगाई और अपनी कनपटी बसती। फिर गहरी सांस भरी ही थी कि उसका मोबाइल जोर से बज उठा। अम्मी कॉलिंग। ये देखकर उसके चेहरे पर बेपनाह मुस्कुराहट बिखर गई। दुनिया में अगर वो किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था तो उसकी माँ ही थी, जिन्होंने एक सिंगल मदर के तौर पर उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चेहरे पर एक पुरजोश सी खुशी दिखाई दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसने फोन उठाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? वक्त देख रहे हो? दोपहर के 3 बज रहे हैं, खाना खाया तुमने? एक साथ इतने सारे सवालात सुनकर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। फिर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और खिड़की के पास आया। जी अम्मी। जी मेरी प्यारी अम्मी जान, खाना भी खा लिया और अब दोबारा से काम में लगा हुआ। खैरियत से? आपने इस वक्त कॉल की? वो खिड़की के शीशे से उंगली फेरते हुए पूछने लगा। अरे क्या हो गया हमजा, तुम्हारी आतश पर असर पड़ गया है लगता। कल तुम्हारी शादी है और आज दुल्हन का सामान भिजवाना है। तुम हो कि ऑफिस में मशहूर हो। एक अकेली माँ को आखिर क्या क्या करना चाहिए। चलो जल्दी आ जाओ ऑफिस से, फिर चलते हैं सामान देने। हमजा को याद आ गया कि उसकी तो अम्मी ने उसे याद दिलाया था। वो कैसे भूल गया। उसने बेख्तियार गहरी सांस भरी। जी जी अम्मी, मुझे याद है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी आ जाओ। लेकिन अगर ना भी आया और ऑफिस के कामों में मसरूफ हो गया तो आप पुप्पो के साथ सामान दे आइएगा। उसने नरमी से कहा, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वालदा भड़क उठी। अरे ऐसे ही दे आऊं? तुम्हारा चलना लाजमी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी दुल्हन का कौन सा सामान है, कैसा सामान है, क्या क्या है, मैंने इसके लिए क्या क्या खरीदा है। और हाँ, तुम्हारी शेरवानी की फिटिंग भी तो फाइनल करवानी है ना। अब सारे काम मैं देखूं क्या? उन्होंने मोहब्बत भरे गुस्से में उसे डांटा तो हमजा मुस्कुराया। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे अम्मी एक बात तो बताए। उसका लहजा बेहद पुरजोश था। हाँ हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? वो दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया। वो दिखने में कैसी है? बचपन में देखा था, क्या अब भी वैसी ही है? वो बेख्तियार मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल वैसी ही है, प्यारी सी मुस्कुराहट सी, खूबसूरत सी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। और तुम ज्यादा मुझे बातों में ना उलझाओ, जल्दी अपना काम खत्म करो और आ जाओ। उसकी वालदा ने फोन बंद कर दिया और उसने फोन वही मेज पर रखते कुर्सी से टेक लगाई। अपनी आंखों में पलने वाले उन ख्वाबों को एक नया नाम दिया था। 15 साल बाद तुम्हें देखूंगा, न जाने कैसी होगी तुम। मिलने तक नहीं आई। वो गायबाना अपनी मनगुहा से मुखातिब था, जिसे उसने देखा तक नहीं था। और ये सब उसकी अम्मी के सरप्राइज का नतीजा था। अब जब इतने साल सब्र किया तो थोड़ा और सब्र कर लो। अब देखते हैं, तुम्हारे होश ना उड़े तो मुझसे कहना। उसकी वालदा बारहा उसे यही कहा करती और वो सर झटक कर दोबारा अपने कामों में मसरूफ हो गया। आने वाली जिंदगियों की खुशियों के बारे में सोचकर उसके दिल में नई उमंगों ने जन्म लिया। हमजा रईस अहमद खान और आरफा बेगम की इकलौती औलाद थी। रईस अहमद खान और आरफा बेगम ने मोहब्बत की शादी की थी। उन दोनों के दरमियान बेतहाशा मोहब्बत, उल्फत और जहनी हमआहंगी मौजूद थी। रईस अहमद खान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को हर किस्म की सहूलत पहुंचाने के लिए अज़म कर रखा था। लेकिन उन्हें जिंदगी ने इतनी मोहलत ही न दी। आरफा बेगम महज 25 वर्ष की उम्र में बेवा हो चुकी थी। रईस अहमद खान का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उस वक्त हमजा सिर्फ 2 बरस का था। उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी दुनिया उजड़ गई। लेकिन आरफा बेगम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर मुमकिन हद तक खुद को संभाला था। अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन माँ बनी, अपने शौहर का कारोबार संभालने के लिए वर्किंग वूमेन की हैसियत से अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। आफरा बेगम की बड़ी ज्वाइंट फैमिली तो ना थी, लेकिन वो अपनी एक अदद नंद समीना बेगम का साथ राहिश पजीर थी। अलबत्ता पोर्शन अलग थे, लेकिन जैसे ही रईस अहमद खान का इंतकाल हुआ तो इनकी बहन समीना बेगम का ये भरपूर इरादा था कि उनका हरा भरा कारोबार अपने शौहर के हवाले करें और बाबी को अपने मातहत जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दें। वैसे भी समीना बेगम आरफा बेगम के खिलाफ थी। उन्होंने अपने भाई को बहुत वर्गलाया था कि वो आरफा बेगम से शादी ना करे, पर अपनी मोहब्बत में सच्चे निकले थे। अब समीना बेगम खुलकर आरफा बेगम की मुखालफत में सामने आई थी, मगर आरफा बेगम ने खुद को मजबूत जाहिर किया और किसी के आगे घुटने नहीं टेके थे। उन्होंने अपनी नंद और उसके शौहर को वहीं तक महदूद रखा जहां वो शादी के बाद थे।
اور एक कदम भी आगे ना बढ़ाने दिया था। समीना बेगम ने बहुत हाथ पांव मारे कि उनके शौहर उनका पूरा कारोबार संभाल ले, पर ऐसा ना हो सका। अपने शौहर की वफात के तीसरे ही दिन इद्दत के बावजूद उन्होंने अपने आप को पर्दे में ढांप कर ऑफिस के सारे काम संभालने शुरू कर दिए। यही वजह थी कि चंद बरसों में ही उनकी तवज्जो, मेहनत और अज़्म ने बिजनेस को चार चांद लगा दिए। समीना बेगम ये सब देखकर अंदर ही अंदर बेचैताब खाती रही। इस मौका पर आरफा बेगम का सबसे ज्यादा रईस अहमद के करीबी दोस्त सुरकुंडन हुसैन ने साथ दिया। उन्होंने आरफा बेगम को अपनी बहन समझकर बिजनेस के हर मामले में रहनुमाई फराहम की और उनकी काफी हद तक मदद भी की। उनकी इखलाक से मुतासर होकर आरफा बेगम ने अपने बेटे की शादी उनकी इकलौती बेटी हया जुल्कुनैन हुसैन से करने का सोचा और जल्दी हमजा के जवान होने पर यह फरीजा भी सरंजाम दे दिया। अभी सिर्फ निकाह ही हुआ था। हया अपने वालिदैन की इकलौती लाडली औलाद थी जो आला तालीम हासिल कर रही थी, इसलिए रुखसती को फिलहाल मौखर कर दिया गया। वैसे भी हमजा रईस मजीद तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता था। उसकी वालिदा ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और रुखसती को उन दोनों की तालीम के मुकम्मल होने तक रोक दिया। समीना बेगम को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई। वो अपनी बेटी मारिया से हमजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन आरफा बेगम ने यहाँ भी उनके ख्यालात को अमली जामा ना पहनाने दिया और यूं हमजा और हया एक मुकद्दस रिश्ते में बन गए। समीना बेगम की कोशिश कामयाब ना हुई, लेकिन कौन जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। 7 बरस बाद वो वापस आया और उसकी वालिदा ने उसके आते ही रुखसती का ऐलान कर दिया। अगले दिन उसकी शादी थी और आज वो सामान देने के लिए हमजा के हमरा हया के घर जाने वाली थी, लेकिन नहीं जानती थी कि किस्मत उनके लिए कुछ और ही खेल लिख कर रख चुकी है और वो किस्मत के शिकंजे में पूरी तरह से फंस जाएगी। शाम के 7 बजे तब जाकर उसे होश आया कि उसकी अम्मी का गुस्से से बुरा हाल हो रहा होगा। उसे फौरन से सारे काम बंद किए और तेजी से ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा। फूफो सामने ही सोफे पर बैठी उसे घूर रही थी। अरे फूफो, अब तैयार नहीं हुई? हमारे साथ नहीं चलेंगी क्या मेरी दुल्हन को सामान देने? उसने वही सोफे पर बैठ के जूते उतारे और इजलत में उससे पूछा। मैं क्यों चलूंगी बेटा? उन्होंने अपने चेहरे पर बेचार की तारी की। मेरे सर में और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है, अभी दवाई लेकर आ रही हूँ। अच्छा? हमजा हैरान हुआ। अच्छा होता अगर आप चलती तो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखा। उनका जवाब सुने बगैर वो अपने कमरे में पहुंच गया। जल्दी जल्दी तैयार होने के बाद वो बाहर निकला तो पप्पू उसे देखकर मुस्कुराई थी। सदा जीते रहो। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। लेकिन बेटा, तुम्हारी अम्मी तो कब की निकल चुकी हैं। उन्होंने हमजा को इत्तला देना जरूरी समझी। कोई बात नहीं पप्पू, ये कहकर वो बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तारी से गाड़ी आगे दौड़ाई। थोड़ी ही देर बाद वे उसे अपनी वालदा की गाड़ी दिखाई दी, जो ट्रैफिक में बुरी तरह से फंसी हुई थी। वो एक झटके से उनके बराबर में गाड़ी रोककर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। पहले तो वो खूब हैरान हुई। वो अपनी गाड़ी से निकला। नूरदीन साहब, आप उतरिए, मेरी गाड़ी में जाइए वापस। मैं अपनी माँ को खुद अपनी दुल्हन के घर ले जाऊंगा। उसने कहकर शरारत से आंख दबाई तो उसकी वालदा ने नाराजगी से रुख फेर गया। शुक्र है कि तुम्हें याद आ गया, अगर तुम्हें ना याद आता तो मैं तुमसे कभी बात ना करती। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाए ही लगे थी कि उसकी अम्मी ने उसके कान खींचे थे। अरे बाबा, नाराज क्यों होती है? मैं आ तो गया हूं ना। हमजा की सारी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। ट्रैफिक खुला तो सारी गाड़ियां आगे बढ़ने लगी। उसने अभी स्पीड बढ़ाई ही थी कि लंबी सड़क पर से कुछ गैर मामूली चीज का एहसास हुआ। उसे फौरन से ब्रेक लगाने का सोचा और पाँव ब्रेक पर रखे ही थे कि एक बदतरीन इंकशाफ ने उसकी रीढ़ के हटे हुए सनसनाहट दोहराई थी। क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों है? उसकी वालदा ने उसके माथे पर पसीना देखकर फौरन से पूछा। अम्मी, गाड़ी के ब्रेक फेल लग रहे हैं मुझे। क्या नूरदीन साहब ने चेक नहीं करवाई थी? वो चिल्लाया था। हमजा, हमजा क्या कह रहे हो? अब क्या होगा? वो बेतहाशा घबरा गई। हमजा ने पूरी कोशिश की कि गाड़ी को सड़क के किनारे ले आए। बेटा, कोशिश तो करो, या अल्लाह मेरी मदद कर। वो रोने लगी। हमजा ने घबराहट के आलम में दोबारा से ब्रेक पर पाँव रखे थे, लेकिन ब्रेक फेल थे। गाड़ी कैसे रुकती? मसरूफ शाहरा पर गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने से एक ट्रॉलर आता दिखाई दिया। हमजा थम सा गया। उसके हाथ कँप-कँपाए और उसने अपनी वालदा को खुद में भींच लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और धुएं के गहरे बादल छा गए। सब कुछ मिलिया-मिट हो गया। इस मसरूफ शाहरा पर एक हंगामा मच गया। हुजूम जमा होने लगे। एम्बुलेंस बुलाओ। बहुत सी आवाजें एक साथ बुलंद हुई। जल्दी ही अस्पताल पहुंचाओ। एक दूसरे शख्स ने कहा। दोनों जख्मी हालत में हैं, शायद इनकी जान बच जाए। एक तीसरी आवाज आई, लेकिन
कौन जानता था कि कौन जिएगा और कौन रुखसत हो जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं था। ये एक सर्द शाम थी जहाँ ठंडी हवा के झोंके पत्तों को हिला रहे थे। अस्पताल का मंजर था जहाँ ठंडे कॉरिडोर पर बैठी समूना बेगम और उनके शौहर इम्तियाज साहिब बेचैनी से डॉक्टर के निकलने का इंतजार करने लगे। 5 घंटे गुजर चुके थे। ऑपरेशन जारी था। हमजा रईस बेहोश था और उसकी वालदा आरफा बेगम का एक पेचीदा ऑपरेशन चल रहा था। थोड़ी देर गुजरी कि ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकले। उनका सर झुका हुआ था। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी भाभी ठीक तो है ना? फूफो ने डॉक्टर से खौफजदा लहजे में पूछा। डॉक्टर ने एक नजर उन्हें देखा। हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम आरफा बेगम को बचा नहीं सके। ये सुनना था कि समीना बेगम के होश उड़ गए और वहीं बैठकर जारों की तार रोने लगी। तभी जुल्कुरनैन हुसैन अपनी अहलिया शमा हुसैन के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर बेतहाशा परेशानी के आसार थे। समीना बहन, क्या हुआ आरफा भाभी को? ठीक तो है ना? शमा हुसैन ने आगे बढ़कर पूछा तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। वो हम सबको छोड़ के चली गई है। शमा हुसैन के हाथ पहलू में गिर गए। उन्होंने जुल्कुरनैन हुसैन की तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी उभरी थी। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। समीना बेगम भी ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। अम्मी प्लीज खुद को संभाले। मारिया ने अपनी माँ को दिलासा दिया था। और हमजा? हमजा कैसा है? जुल्कुरनैन हुसैन ने डॉक्टर से बेताबी से पूछा। उनके लिए 24 घंटे अहम है। आप सब लोग दुआ कीजिए। शमा हुसैन वही कुर्सी पर बैठ गई और रोते रोते हमजा की जिंदगी की दुआएं मांगने लगी। उनकी बेटी का सुहाग था। वो कैसे उसके लिए दुआ न मांगती? आरफा बेगम को स्पुर्दे खाक किया जा चुका था। हमजा अस्पताल के कमरे में नीम बेहोशी की हालत में लेटा था। सफेद छत, दवाओं की बदबू और मशीनों की मध्यम आवाजें, सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। अचानक उसकी पलकें हल्की सी जंबिश के बाद खुली। नजरें दरवाजे पर जा ठहरी जहां सफेद कोट में मलबूस डॉक्टर दाखिल हुआ। अम्मी, अम्मी कहाँ है? वो ठीक है? उससे बेबसी से पूछा और साथ ही उठने की कोशिश भी की। डॉक्टर एक लम्हे को रुक गया। उसकी आंखों में हमदर्दी उतर आई। वो करीब आया, फाइल बंद की और बोला, हमजा, मुझे अफसोस है तुम्हारी अम्मी, वो 3 दिन पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। ये अल्फाज थे या किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया था। हमजा की आंखें एकदम फैल गई। सांस जैसे रुक सा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंसू बेख्तियार निकलने लगे। उसे बेयकीन नजरों से डॉक्टर को देखा, जैसे वो झूठ बोल रहा हो, जैसे ये महज कोई डरावना ख्वाब हो। नहीं, उसके होंठ कांपे। अम्मी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो तो मुझसे बात किए बगैर कभी नहीं जाती। वो जिंदा है, अब झूठ बोल रहा है। वो बेयकीन सा था। आंखों के किनारे बेतहाशा आंसू जमा हुए और फिर एक एक करके गालों पर बहने लगे। हमजा ने बेड की चादर को मुट्ठी में भींच लिया। उसका सीना दर्द से भर गया। कमरे में बेइंतहा खामोशी छा गई। सिर्फ हमजा की हिचकियों की आवाज उभर रही थी। चंद लम्हों बाद डॉक्टर ने हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। हमजा, एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। हमजा ने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। हादसे में तुम्हारी टांगों को काफी गहरे जख्म आए हैं। हड्डियां महफूज है मगर असाब और पट्टों को शदीद नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर चंदन में रुका। तुम्हें कुछ माह तक मुकम्मल बेड रेस्ट पर रहना होगा। इलाज लंबा है, तुम तब तक चल भी फिर भी नहीं सकते। हमजा ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मजीद सुनने की ताकत ना हो। आंसू बंद पलकों के नीचे दब गए। चंद लम्हों बाद उसके होंठ हिले। आवाज हल्की हुई। डॉक्टर। वो रुका। सांस दुरुस्त की, फिर सवाल किया, क्या मैं फिर कभी खुद अपने कदमों पे खड़ा हो सकूंगा? ये सवाल नहीं था, ये उसके टूटते वजूद की आखिरी इल्तिजा थी। डॉक्टर के लब हिले। उम्मीद तो ये है। अच्छी उम्मीद रखें आप भी और हम भी। टेक केयर। वो प्रोफेशनल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुस्कुरा कर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे एक गहरी उदासी रह गई। जुल्कुरनैन साहिब और उनकी अहलिया खामोश कदमों से हमजा के घर के दरवाजे पर खड़े थे कि उनकी चौथी कोशिश थी, मगर दिल कह रहा था कि आज भी किस्मत मेहरबान नहीं होगी। दरवाजे पर दस्तक देते हुए जुल्कुरनैन साहिब के हाथ लम्हा भर को कांपे। उनके ज़हन में मुख्तलिफ अंदेशे थे। दरवाजा खुला तो सामने हमजा की फूफो खड़ी थी और चेहरे पर मस्तूनी मुस्कुराहट थी। ओ आप लोग? उन्होंने जैसे हैरानी का नाटक किया। आइए आइए। मगर अफसोस, आज भी हमजा से मुलाकात मुमकिन नहीं। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? क्या तबीयत ज्यादा खराब है? फूफो ने गहरी सांस ली। नहीं, तबीयत तो वैसी ही है मगर वो सो रहा है। वैसे भी वो किसी से नहीं मिलता और ना ही किसी से बात करता है। बस उसे अब किसी से मिलना पसंद नहीं। अंधेरे उसके दोस्त बन चुके हैं। ये अल्फाज जुल्कुरनैन साहब के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। ये सिर्फ चंद मिनट बात करना चाहता हूँ। जुल्कुरनैन साहब के लहजे में एक इल्तिजा थी। आखिर दामाद है वो मेरा, मेरी बेटी से शादी हुई है उसकी, कुछ तो हक बनता है ना।
तो वो का लहजा लम्हा भर को साकित हुआ। फिर उन्होंने अफसोस से उनकी तरफ देखा। आप समझ नहीं रहे भाई साहब, हमजा पहले जैसा नहीं रहा। वो खुद को बोझ समझने लगा है। उन्होंने खुद ही उदासी तारी की। बोझ? वो क्यों खुद को बोझ समझेगा? शमा हुसैन की आवाज लड़स गई। पोपो ने सर झुका लिया। हादसे के बाद इंसान बदल जाता है। वो कहता है कि एक अपाहिज मर्द किसी औरत को क्या ही दे सकता है। उन्होंने जुल्कुरनैन साहब की आंखों में देखा। ऐसे में रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता है। ये सुनते ही जुल्कुरनैन साहब के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ी। रिश्ता? आप क्या कहना चाहती है? फूफो ने दुख से पहलू बदला। मैं तो बस हकीकत बता रही हूँ। हो सकता है कि वो खुद ही ये रिश्ता खत्म कर दे। आखिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना कौन चाहेगा? ये जुमला नहीं था, रिश्ता खत्म करने का वाज़ेह ऐलान था। मैं हमजा से खुद बात करूंगा। शायद उसे समझा सकूं कि जिंदगी भी खत्म नहीं हुई। वो फौरन से खड़े हुए और उसके कमरे की तरफ बढ़े। फूफा फौरन उनके पीछे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका लहजा अचानक सख्त हुआ। अगर आपने उससे बात की तो वो हाइपर हो जाएगा। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। वो चंद में ठहर गए। जुल्कुरनैन साहब ने कुछ कहना चाहा। आप नहीं जानते, वो किसी जहनी कैफियत में है। जरा सी बात सर पर आई तो चीखने लगता है। फुप्पो चुप हुई तो शमा हुसैन बोली, हम तो सिर्फ हया के बारे में पूछना चाहते हैं उससे। हया? फुप्पो ने गहरी सांस ली। देखिए बहन जी, मैं आपकी बेटी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हालात को समझे। हमजा खुद को किसी का शौहर मानने के काबिल नहीं समझता। जुल्कुरनैन साहब ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। तो क्या हम हमेशा यूं ही दरवाजे से लौटते रहेंगे? मेरी बेटी का क्या होगा? जुल्कुरनैन साहब की आवाज अब टूट चुकी थी। फुप्पो ने कंधे झुकाए। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद भी उसकी खिदमत में लगी हुई हूँ। कुछ जख्म सिर्फ वक्त ही भरता है। जुल्कुरनैन साहब ने एक आखिरी नजर बंद दरवाजे पर डाली। वो दरवाजा जिसके पीछे उनकी बेटी की किस्मत कैद थी। वो दोनों वापस लौट गए थे। फूफो के होंठों पर एक लम्हे के लिए फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, जो जल्द ही मादूम हो गई। घर की सीढ़ियां उतरते जुल्कुरनैन साहब ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरी बेटी को आजमाइश में न डालना। वो नहीं जानते थे कि ये खेल था जो कड़ी मेहनत से खेला जा रहा था। हया दरवाजे पर खड़ी अपनी वालदैन को दिख रही थी। वो दोनों आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे। उन दोनों को उसकी आने का अंदाजा ही न हुआ। अब्बू? उसकी आवाज गूंजी। जुल्कुरनैन साहब चौंक गए। उन्होंने मुड़कर बेटी को देखा, जिसकी रंगत मानित पतली थी, आंखें सूजी हुई थी और आंसुओं से चेहरा भरा हुआ था। आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? हया ने चंद कदम आगे बढ़ाए। आज आप तीसरी बार हमजा से मिलने गए थे ना, फिर क्यों नहीं मिला वो? शमा हुसैन ने नजरें झुका ली। वो नहीं मिला बेटा। हया बुरी तरह टूट गई। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी मनकूहा अम्मी, मेरा शौहर है वो क्यों नहीं मिला मुझसे? ये कहते उसकी आवाज भर आई। मैं क्यों नहीं मिल सकती? आप बताया आखिर क्यों? जुल्कुरनैन साहब ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। बेटा, हालात ठीक नहीं है। हमजा बहुत बीमार है, ज़हनी तौर पर। हया ने उनकी बात काटी। तो क्या मैं गैर हूँ? जब वो ठीक था तो सब कहते थे सब्र करो, निकाह हो चुका है। और जब वो टूटा है तो मैं पराई होगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसकी बीवी हूँ। मैंने उसके नाम के ख्वाब देखे हैं अबू। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की बुनियाद इसी रिश्ते पर रखी है। हया की हिचकियां बंद हो गई। हया, हमें डर लगता है। वो रो पड़ी। वो लोग अच्छा रवैया नहीं रखते। पप्पू ने साफ कह दिया कि हमजा शायद। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। छोड़ देगा? क्या वो वाकई मुझे छोड़ देगा? हया ने जुमला मुकम्मल किया। तो क्या छोड़ देना इतना आसान होता है? क्या औरत यूं ही छोड़ दी जाती है? वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर सजा मुझे क्यों? जुल्कुरनैन साहब के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। बेटा, हम तुम्हें टूटते नहीं देख सकते। हया ने सर उठाया। आंखों में आंसू थे। और मैं खुद को टूटता देख सकती हूँ क्या? बाबा? वो शीशक उठी। मैं हर रात इस उम्मीद पर सोती हूँ कि मेरा शौहर मुझे बुलाएगा, और आप कहते हैं मैं ना मिलूं? वो खड़ी हुई, दुपट्टा दुर्ज किया। मैं उसके पास जाऊंगी अब्बू, आज नहीं तो कल, और कैसे जाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो आगे बढ़ी। अगर उन्होंने तुम्हें कबूल ना किया तो? जुल्कुरनैन साहब के लहजे में खदशे बोल रहे थे। अगर हमजा खुद कह देगा कि मुझे नहीं चाहता, तो मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। लेकिन ना मैं कोशिश छोड़ूंगी और ना ही हिम्मत हारूंगी। वो कहकर रुकी नहीं, वापस पलट गई। हया पीछे हटने वाली नहीं थी। कमरे में हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे आधे गिरे हुए थे। हमजा बिस्तर पर नींदराज था, आंखें खुली हुई थी, मगर नजर कहीं और अटकी थी।
दरवाजा आहिस्ता से खुला। फूफो हाथ में ट्रे लिए अंदर आई। उन्होंने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की नरमी सजाई हुई थी। लो हमजा, आज तुम्हारी पसंद का दलिया बनाया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हमजा ने बस सर हिलाया। फूफो ने तकिए दुरुस्त किए, फिर चम्मच में नवाला भरकर उसके करीब ले आई। ऐसे ही बैठे रहोगे तो कमजोर हो जाओगे, उन्होंने फिक्रमंदी जाहिर की। हमजा ने चुपचाप मुंह खोला, नवाला ले लिया। फूफो की आंखों में एक लम्हे को इत्मीनान छा गया। वैसे तुम्हें याद है ना, आज पूरे 6 महीने हो गए। हमजा के हाथ की उंगलियां हल्की सी हिली। 6 महीने? हाँ बिल्कुल 6 महीने। फूफो ने दोहराया। तुम्हारे फूफा और दानिश ने सब कुछ संभाल लिया, कारोबार ठीक जा रहा है, लेकिन वो रुकी। फूफो ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। 6 महीने हो गए और तुम्हारी बीवी एक बार भी नहीं आई। हमजा की नजरें छत से हटकर उन पर आन ठहरी। बुरा मत मानना, मैं तो बस सोचती हूँ हमजा कि इंसान का असल साथ मुश्किल वक्त में ही पहचाना जाता है। देखो हम कैसे तुम्हारे साथ खड़े हैं। हालांकि तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती थी, उसे पसंद नहीं था। अलबत्ता जिसे वो पसंद करती थी वो लोग एक बार भी नहीं आए। हमजा ने चम्मच की तरफ देखा मगर मुंह ना खुला। जब तुम ठीक थे तब सब रिश्ते कितने मजबूत लगते थे। अब जरा बिस्तर से लगे हो तो वो जानबूझकर रुक गई तो क्या। हमजा की आवाज मदम थी। वो शदीद बेचैन हुआ। तो सच सामने आ जाता है ना। उन्होंने ट्रे साइड टेबल पर रखी। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहती, मगर दिल पर पत्थर रख कर बात करनी पड़ती है। हमजा खामोश रहा। हया, तुम्हारी मनगुहा, उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। हमजा चौंका। क्या मतलब? आवाज लड़ सी गई। मैंने सुना है, और जो सुना है वो अच्छा नहीं है। वो खुश है हमजा तुम्हारे बगैर। हमजा की सांस अटक गई। वैसे भी अच्छा हुआ कि वो खुद नहीं आई। इतनी सब्ज कदम साबित हुई कि तुम्हारी माँ को ही निकल दिया। खैर, मैं फिर भी उसे बहाने पर राजी थी, मगर फूफो ने दुख का नाटक जारी रखा और आंसू साफ किए। मगर माँ जैसा दिल है मेरा, तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। हमजा के सीने में दर्द उठा। तो वो आना नहीं चाहती क्या? फूफो ने कंधे उचकाए। जिसे आना हो वो बहाने नहीं बनाता। बीवी होकर अगर शौहर के पास ना आए तो समझ लो दिल कहीं और लग चुका है। हमजा के हाथ लर्जने लगे। वो कांपने लगा। खैर छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमजा ने कर्ब से आंखें मीच ली। उनमें वो बेतहाशा नमी थी। चलो अब आराम करो, ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। दरवाजे से निकलते वक्त उन्होंने आखिरी बार किया। बस इतना याद रखना, जो तुम्हें मुश्किल में छोड़ते वो मोहब्बत नहीं कर सकता। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। हमजा का दिल डूब गया और उसके दिल में मौजूद हया के लिए मोहब्बत आखिरी सांसें नहीं लेने की। फुप्पो सामने सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी मारिया सज संवर कर बाहर जाने की तैयारी में थी। हमजा के कमरे से उसकी कराहने की आवाज आई। मारिया, कहाँ जा रही हो? फुप्पो ने इस्तफार किया। जाओ जाकर हमजा को खाना देकर आओ, उन्होंने उसे ऑर्डर दिया। मारिया ने नागवारी सुनने देखा। नर्स रखते हैं उसके लिए, मैं उसकी नौकर हूँ क्या? कहकर वो मसरूफ से अंदाज में आगे बढ़ने लगी। तो फुप्पो ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया और तुम सब कुछ हाथ से जाने दे रही हो? वो अपनी जगह से खड़ी होकर उसके पास आई और चिल्लाई थी। अम्मी, मैं ये सब कुछ नहीं चाहा था। अगर हमजा बिस्तर से ना लगता तो तब तो सब ठीक था ना, पर अब वो बिस्तर से लग चुका है, वो मेरे किस काम का? फूफो ने मारिया की बात सुनकर अपना सर पीट लिया। उसकी दौलत, उसकी जायदाद, वो सब कुछ हमारे काम का ही है ना। मैं चाहती हूँ हमेशा बिस्तर से लग कर रहे। तुम उससे शादी कर लो, सब कुछ मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ आ जाएगा। मारिया ने फौरन से उनकी बात काटी। अम्मी प्लीज, मुझे कुर्बानी का बकरा मत बनाए। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। माना कि आपने सब कुछ मेरे लिए सोचा, लेकिन अब आप सब कुछ अपने लिए सोच रही हैं। मैं तो शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी, फिर दौलत किसके हाथ रहेगी? आपके पास ना। सॉरी, मैं इस चीज के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। वैसे भी मैं इस्माइल से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर पुप्पो का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। उन्होंने अगले पल उसे कंधों से थामकर जोर से झिंझोड़ा। मेरी मेरी सालों की मेहनत पर तुम पानी फेर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इससे पहले कि मारिया को जवाब देती, हमजा के कमरे से उसके दोस्त इब्राहिम को निकलते देख पुप्पो ने देख लिया था। वो एकदम से जैसे सीधी होकर बैठी। मारिया उसे देखकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल गई। पुप्पो ने अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाई। इब्राहिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब आए? उन्होंने बेसाख्ता पूछा। जी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। हमजा की दवाई का टाइम हो गया शायद, वो कब से आपको आवाजें दे रहा है। पुप्पो ने हैरानी जाहिर की। अच्छा, मैंने सुना नहीं होगा, मैं अभी उसे जवाब दे आती हूँ। ये कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ी।
इब्राहिम ने दूर तक उन्हें जाते देखा। वो बाहर निकला तो एक अनजानी लड़की से टकराया था। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। उसे जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो लड़की से गौर से दिख रही थी। बात सुने। इब्राहिम उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ा, लेकिन उस लड़की की आवाज ने उसके कदमों को जकड़ लिया था। जी आप कौन? उसे पहचान नहीं पाया था। पहचानता भी कैसे? उसे तो हमजा ने भी नहीं देखा था। मैं हया हूँ। मैं अंदर हमजा से मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये चौकीदार मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा। आप अंदर कैसे गए? हया का सवाल सुनकर वो दंग रह गया। मोहतरमा, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो सीने पर बाजू लपेट कर उसे देखने लगा। वैसे हमजा से मैं भी बड़ी मुश्किल से मिला हूँ। चौकीदार इस वक्त गायब था। सच तो ये है कि यहाँ किसी को हमजा से मिलना नहीं दिया जाता। लेकिन आप कौन है? उसका सवाल अभी तक हनूज नहीं था। लड़की ने गहरी सांस पड़ी कि हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। उसके लहजे में बहुत कुछ टूटा हुआ था। जी बिल्कुल। इब्राहिम उसके साथ आगे बढ़ा और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर आमने सामने बैठे, एक दूसरे से अपना तारुफ करवाने लगे। मेरा नाम हया है और मैं हमजा की मनकुआ हूँ। इब्राहिम को ये सुनकर झटका लगा। क्या? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। जी बिल्कुल। आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? वो पूछे बगैर न रह सकी। क्या आप सच में हमजा से मिलने आई थी? उसके लहजे में अजीब सी चुभन थी। सिर्फ मैं नहीं, मेरे माँ बाप पिछले 6 महीनों से कोशिश कर रहे हैं उससे मिलने की, लेकिन हमें मिलने ही नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि हमजा मिलना नहीं चाहता। मैं आज सच की तलाश में आई थी, पर मैं अंदर नहीं आ सकी। आपको बाहर निकलते देखा तो सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। हमजा कैसे? वो ठीक तो है ना? आखिर में उसकी आवाज रुन गई थी। हमजा? इब्राहिम ने बेसाख्ता उसकी आंखों में देखा। वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे एक साथी की जरूरत है। इब्राहिम धीरे धीरे उसे बताने लगा। तो मैं कैसे उससे राब्ता करूं? वो मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो आखिर ये मामला क्या है? वो बेपनाह उलझी हुई थी। इब्राहिम ने गहरी सांस भरी। मामला में समझ चुका। उसे धीरे धीरे पुप्पो और मारिया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू उसकी खुशगुजार की। एक पल में गलत फहमी की सारी दीवार गिर चुकी थी। तो ये बात है, गोया पुप्पो मरकजी किरदार है हमारे दरमियान जुदाई डालने का। हया ने इब्राहिम की तरफ देखकर पूछा। जहां तक मैंने गुफ्तगू सुनी है मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हमें हमजा को इन तमाम चीजों से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इब्राहिम ने पुरसोच निगाहों से खला में घूरते हुए कहा था। मेरे पास एक आइडिया है। हया ने पुरजोश अंदाज में कहा, और फिर उसने इब्राहिम को अपना मंसूबा बताया। वो किसी कीमत पर अपने शौहर से दस्तबरदार होना नहीं चाहती थी। इससे बेहतर आइडिया कोई हो ही नहीं सकता था। इब्राहिम ने उसकी सारी बात सुनकर उसकी जहानत को दाद दी। तो फिर मुझे लगता है कि हमें अभी से सब कुछ शुरू कर देना चाहिए। हया कुर्सी हटाकर खड़ी हुई तो इब्राहिम भी उसके पीछे पीछे चला आया। थोड़ी देर बाद दोनों हमजा के घर के सामने खड़े थे और उन दोनों की तरफ देखकर वो मुस्कुराए थे। बेस्ट ऑफ लक मिसेस हमजा। हया ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, हल्के से सर को खम दिया और फिर वो अंदर दाखिल हुई। चौकीदार ने पहले तो रोका, लेकिन फिर जब हया ने अपनी नर्सिंग का कार्ड दिखाया तो उसे रोक ना सका। हुप्पो जो हमजा के कमरे से निकली थी, ड्राइंग रूम में इब्राहिम के साथ अजनबी लड़की को देखकर ठटक गई। खैरियत है बेटा, तुम दोबारा आ गए? उन्होंने पूछा। आंटी, मुझे अच्छा नहीं लगा आपको इस तरह बेहद मसरूफ देखकर। कभी आप हमजा के कमरे में होती हैं तो कभी घर को देख रही होती है। मैंने सोचा क्यों ना मैं लगे हाथों नेकी कर लूं, क्योंकि मैंने देखा है हमजा को एक नर्स की जरूरत है। ये सुनकर पुप्पो अपनी जगह खड़ी हो गई। बेटा, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहा था। मैं हूं ना उसकी माँ की जगह, उसका ख्याल रख सकती हूँ। इब्राहिम ने एक नजर हया को देखा, जो नजरें झुकाई खामोशी से उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। नहीं आंटी, मैं उसका दोस्त हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। असल में मुझे न ढूंढना तो फीमेल नर्स चाहिए था, लेकिन फिलहाल तो यही अवेलेबल है। लेकिन जाने आंटी, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये 24 आवर्स ड्यूटी दे सकती है और हमजा के बराबर वाले कमरे में भी रह लेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने हया की तरफ देखकर अपनी बात की तायीद चाही तो हया ने पहली बार गहरी नजरों से पुप्पो की आंखों में झांका। मैंने इनसे मरीज की हिस्ट्री ले ली है। मैं अच्छी तरह देखभाल करना जानती हूँ। इससे पहले भी मैंने कई घरों में ऐसे ही मरीजों की देखभाल की है। ये किसी आम शख्स के बारे के बस की बात नहीं है। उसने अपने लहजे में ही मजबूती पैदा की और काफी प्रोफेशनल अंदाज में कहा। तो पुप्पो ना चाहते हुए मुस्कुराई थी। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। तुमने मेरा ख्याल किया, लेकिन मुझे नहीं लगता हमजा राजी होगा।
یہ سن کر ابراہیم اپنی جگہ کھڑا ہوگا. حمزہ کو راضی ہونا پڑے گا. اس بار وہ اپنی نہیں چلا سکتا. میں ہوں نا آنٹی, میں اسے دیکھ لوں گا. اس نے کہتے ساتھ ہی حیا کو اشارہ کیا. آپ مریض کو دیکھ لیں کیا اس کے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں. یہ سن کر حیا مسکرائی تھی. گزارا ہو نہ ہو, گزارا کرنا پڑتا ہے. اسے پھپھو کی طرف دیکھ کر کڑی نظروں سے کہا تھا. ایک لمحے کے لیے وہ گھٹ پڑائی, لیکن پھر وہ دونوں پھپھو کے جواب کی پرواہ کیے بغیر حمزہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے. تمہارا بہت شکریہ ابراہیم, میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھول سکتی. حیا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے. کیسی باتیں کرتی ہے بھابھی, یہ تو میرا فرض تھا. دو دلوں کو جو الگ کرنا چاہتے ہیں نا, ان کا ملانا تو ثواب اور نیکی کا کام ہوتا ہے. میں تو بس یہی کیا, اپنا دھیان رکھیے گا. میں چلتا ہوں. اس سے پہلے کہ ان کا شک ہو جائے, ابراہیم نے اسے خدا حافظ کہہ کر وہ باہر کی جانب قدم بڑھا دیا. حیا نے گہری سانس بھری اور کمرے کا دروازہ کھول دیا. کمرے میں اندھیرا چھا گیا. اس نے اندھیرے سے سوئچ بورڈ کو تلاش کیا اور لائٹ جلا دی. حمزہ کی آنکھیں چندے آ گئی. کون ہے, وہ غصے سے بولا. ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی. حیا کا دل زور سے دھڑکا. اسے خود پر قابو پایا, گہری سانس بھری اور چہرے پر سختی طاری کی اور اس کے قریب آئی. میں آپ کی نرس ہوں, جو 24 گھنٹے آپ کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی ہوں. حمزہ نے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا. واٹ, پر مجھے کسی نے نہیں بتایا, آپ تو فیمل ہے. میں تو میل رکھنے پر بھی راضی نہیں تھا. گیٹ آؤٹ. وہ چلایا پر اس کے ماتھے پر بل نہ پڑے اور پرسکون سے آگے بڑھی اور فائل اٹھا کر دیکھنے لگی. حمزہ جھنجھلایا. آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ گیٹ آؤٹ. اس سے پہلے کہ وہ کوہنی کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کرتا, درد کی ایک بھرپور لہر اٹھی. وہ کراہا. حیا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسے ہی آگے بڑھی, اگلے لمحے حمزہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا. وہیں رہو, آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے آپ ریلیکس رہیں, دوائی کا ٹائم ہو گیا نا. تو دوائیوں کے ریک کے پاس آئی. فائل دیکھ کر ساری دوائیاں اٹھائی اور اس کے پاس کھڑی ہوگی. منہ کھولے. حمزہ نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا. یہ وقت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا, اس نے باری باری تمام دوائیاں اس کے منہ میں ڈال کر اسے پانی کا گلاس تھمایا. پی لیجیے, اور حکم صادر کیا. حمزہ نے نہ چاہتے ہوئے پانی کے 2 گھونٹ بھر کر گلاس زور سے پٹکا. ویری گڈ. اسی طرح اگر آپ میری تابعدار رہیں گی تو ہمارا ساتھ دیر تک چلے گا. یہ کہہ کر وہ واپس آنے لگی, پھر رکی. 5 منٹ بعد آپ کی ایکسرسائز شروع ہوگی. حمزہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا. ایکسرسائز؟ میں نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی اور میں کروں گا بھی نہیں. درد ہوتا ہے مجھے, وہ چلایا. حیا نے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھا. آپ بچے ہیں, جو درد ہوگا تو ایکسرسائز نہیں کریں گے؟ اس کا سوال چپتا ہوا سا تھا. یہ میری زندگی ہے, اس کا فیصلہ میں کروں گا. آپ نرس ہیں, میری زندگی کی حاکم نہیں. حیا نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا. میں حاکم بننا بھی نہیں چاہتی, بس آپ کی تکلیف اور درد کو دور کرنا چاہتی ہوں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تھوڑا سا درد برداشت کریں. آپ 5 منٹ گزر گئے. اگلے 5 منٹ میں ایکسرسائز ہوگی. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی. حمزہ تل ملا کر رہ گیا. یہ کیا نئی مصیبت مجھ پر پھپھو نے مسلط کر دی ہے. وہ زور زور سے انہیں آوازیں دینے لگا, لیکن وہاں سننے والا کوئی موجود نہیں تھا. ٹھیک 5 منٹ بعد وہ عرق کمرے میں آئی. اٹھے. اسے حکم دیا. یہ ساری زندگی کی ایکسرسائز آج ہی کروا دیں گی کیا؟ حیا کو اس کی بات سن کر بے اختیار ہنسی آ گئی. نہیں, لیکن جو ایکسرسائز آپ کے لیے ضروری ہے اسی سے شروعات کریں گے. میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی. حیا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اسے سہارا دے کر تکیے کو زور بازو بنائے, پر حمزہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. حیا نے کندھے اچکائے. اوکے, ایز یو وش. آپ اگر اپنے بلبوتے پر سب کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اس کو دیکھنے لگی. پہلی بار, دوسری بار, پھر تیسری بار بھی اس کی کوشش ناکام ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حیا کا دل درد سے لبریز ہو گیا. میں مدد کر دوں؟ اس سے محبت بھرے لہجے میں کہا تو حمزہ نے ہار مان لی. آنکھیں بند کر کے سر کو ہلایا اور وہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما. وہ تکیے کے سہارے بیٹھا, اپنے پاؤں موڑے. حیا نے دوسرا حکم دیا. نہیں. وہ بیزار ہوا اور اس کی آواز سخت تھی. پاؤں موڑی, ورنہ زبردستی کرنی پڑے گی. کہا نا درد ہوتا ہے, تو چلایا. حیا نے اس کے پاؤں کے پاس گھٹنا ٹیکا. درد ہوگا مگر برداشت کرنا پڑے گا. کہتے ساتھ اس نے ہلکا سے اس کے پاؤں پر دباؤ ڈالا. حمزہ کی پیشانی پر پسینہ ابھرا. تکلیف کی شدت چہرے پر صاف دکھائی دی. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولا. مجھے سمجھ ہے. حیا نے اس کی بات کاٹی. میں روز ایسے مریضوں کے ساتھ ہوتی ہوں. وہ دھیمے لہجے میں بولی. آپ کو کیا معلوم ہے؟ حمزہ جھنجھلایا. میری زندگی رک گئی ہے. حیا نے ایک لمحہ توقف کیا, پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا. زندگی رکی نہیں,
آپ نے خود روک لی ہے۔ تو چونک گیا۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے پاؤں پر کم کیا۔ آج بس 5 منٹ تک گنتی۔ حمزہ نے ہونٹ نیچ لیے۔ حیا سیدھی کھڑی ہوئی۔ حمزہ کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ حیا واپس پلٹ کی۔ دل میں درد کا ایک سمندر آباد تھا۔ ایک سرد شام تھی، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ حیا کو آئے 2 دن ہوئے تھے۔ حمزہ کی دوائی کا وقت ہو رہا تھا۔ کمرے میں آئی تو حمزہ سو رہا تھا، کمبل سرک کیا تھا۔ حیا اپنی جگہ ٹھہر سے گئی، پھر کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھی، ایک نظر سوئے ہوئے حمزہ پر ڈالی۔ وہ بہت معصوم لگ رہا تھا، زندگی سے روٹھا ہوا۔ اس کی نظر حمزہ کے چہرے پر ٹھہر گئی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حیا نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سرکتا ہوا کمبل اس کے سینے پر درست کیا، پھر اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر حمزہ کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار رک گیا۔ وہ حمزہ کے بہت قریب تھی۔ سانسیں مدھم ہوئی تو حمزہ نے آنکھیں کھول دی۔ آپ پھر آ گئی؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ حیا چونک گئی۔ وہ کمبل سرک گیا تھا۔ اسے وضاحت دی اور سیدھی ہوئی۔ دوائی کا وقت ہو گیا۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جانے دے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ جانے ہی تو نہیں دے سکتی۔ وہ مڑا اور غور سے اسے دکھا۔ یہ لے۔ اور یہ دوائی اس نے اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ حمزہ نے بیزار سا رویہ اپنایا۔ حیا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور حمزہ نے گلاس کو وہیں سے تھام لیا۔ دونوں کے ہاتھ ٹچ ہوئے۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کا راز جان لیا ہو۔ اگلے دن حیا صبح صبح کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے واکر ایک طرف رکھا۔ آج اس کے بغیر کوشش کریں گے۔ حمزہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اب مذاق کر رہی ہیں؟ حیا آگے بڑھی، اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بازو چھوڑے۔ وہ ہچکچایا۔ نہیں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، حیا نے اسے واکر کے سہارے کھڑا کیا اور اس کا بازو اپنی گردن کے اوپر سے سرکا دیا۔ اس کا گال حمزہ کے گالوں سے مس ہوا۔ حمزہ کی سانسیں اٹک گئی۔ بس وزن مجھ پر ڈال دے۔ وہ سیدھی ہوئی اور قدرے دھیمی آواز میں کہا، میں ہوں نا، گرنے نہیں دوں گی۔ حمزہ نے دبے دبے قدم سے پہلا قدم رکھا اور اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے بازو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ آہستہ آہستہ، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اسے تھامے ہوئی تھی۔ حیا نے اسے حوصلہ دیا۔ دل کی دھڑکن ایک دوسرے کو سنائی دینے لگی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ حمزہ جیسے اس کی اداس آنکھوں میں کھوس آ گیا۔ پھر وہ دونوں جیسے گہرے خواب سے چونک اٹھے۔ چند قدموں کے بعد حمزہ رک گیا۔ سانس پھول گئی، پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ حیا نے تولیہ نکالا۔ رکے؟ اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا کر بولی اور آہستگی سے اس کی پیشانی پوچھی۔ حمزہ چونکا۔ یہ ضروری ہے؟ وہ فوراً بولی، ورنہ چکر آ سکتا ہے۔ حمزہ نے خاموش نگاہ اس پر جما دی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا، اس کا دل جیسے بدلنے لگا۔ پھر اس نے منہ موڑ لیا۔ دوبارہ کوشش کریں؟ حیا نے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ سے کوشش کرنے لگا۔ حیا اس کے ساتھ تھی، اس کا سہارا بنی، اسے چلا رہی تھی۔ ابھی چند قدم ہی ہوتے کہ حمزہ کا توازن بگڑا۔ حیا نے فوراً اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ دیا، اس کے بازو سے ٹکرایا۔ ریلیکس، میں ہوں۔ وہ بے اختیار بولی۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں حمال کر دیے۔ سانسیں تیز تھی، ویسا اور برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے پیروں میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ حیا نے اسے دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ واک ختم ہوئی۔ حمزہ تھکا ہوا بستر پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے فوراً سے اسے پانی دیا۔ آج آپ نے 7 قدم لیے، صرف 7۔ حمزہ نے طرز کیا۔ وہ بے یقین سا تھا۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کل 10 ہوں گے۔ اور پرسوں؟ آپ خود چلیں گے؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ حمزہ نے اسے دیکھا۔ وہ بہت سخت تھی۔ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے مجھ پر کہ میں چل سکتا ہوں؟ وہ بڑبڑایا۔ حیا نے فائل بند کی۔ کیونکہ میں ہارنا نہیں سیکھا ہے۔ وہ باہر نکل گئی۔ راہداری میں آتے اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ یہ ہاتھ، یہ قربت، یہ لمس۔ دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا، مگر مقصد واضح تھا۔ وہ ہر حال میں اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ آسمان پر سرمئی بادل ٹھہرے ہوئے تھے۔ حیا ٹرے لے کر آئی۔ آج کھانا خود کھائیں گے؟ حیا نے خوشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے بیٹھی، پھر چمچ پڑا۔ 2 نوالے بس۔ حمزہ نے رخ موڑ لیا۔ کہاں نہ کھا لیں؟ حیا نے چمچ اس کے قریب کیا۔ ضد نہ کریں، آپ کی طاقت واپس آ رہی ہے، اسے سنبھالنا بھی سیکھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے چمچ منہ تک لایا۔ سوپ کی بھاپ نے حمزہ کی پلکیں جھکا دی۔ گرم ہے، وہ بڑبڑایا۔ حیا نے فوراً چمچ پیچھے کیا، ہونٹوں کے قریب لائی اور پھونک ماری، پھر دوبارہ آگے بڑھا۔ حمزہ چونک گیا۔ یہ کیا؟ احتیاط؟ وہ مختصر لہجے میں بولی۔ حیا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر ہاتھ مضبوط رہے۔ سوپ ختم ہوا تو حیا نے نظریں چرا لی۔ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اس نے ٹرے سمیٹی تاکہ آپ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اٹھی اور پلٹ گئی۔
उसने खामोशी से रोकर खुद को संभाला। रात गहरी हो चुकी थी। हमजा बार बार करवट बदल रहा था। दर्द तो कम था, लेकिन बेचैनी बहुत ज्यादा थी। बेल दबाने से पहले ही दरवाजा खुला। हया अंदर आई। सो नहीं पा रहे क्या? उसने घड़ी की तरफ देखकर पूछा। हमजा ने नफी में सर हिलाया। दिमाग जागता रहता है। हया ने कंबल दुरुस्त किया, तकिया सीधा किया, आंखें बंद करे, सांस आहिस्ता से ली। वो मुड़ने लगी तो हमजा ने बेख्तियार उसे रोका। यहीं ठहर जाए। हया थम सी गई। एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर खामोशी से बेड के किनारे बैठ गई। बस जरा फासले पर हमजा लेटा हुआ था। हमजा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। सांस हमवार होने लगी। चंद मिनट बाद हया का सर थकन से झुक गया। रात के न जाने कौन से पहर उसकी आंख खुली तो उसे उस मंजर ने झटका दिया। हया बेड के किनारे बैठी थी, सर हल्का सा झुका हुआ था। वो बैठे बैठे ही सो चुकी थी। वो हैरान रह गया। वो हिलना चाहता था मगर रुक गया। कंबल जरा सा उसकी तरफ खिसकाया। उसे देखकर वो पहली बार खुलकर मुस्कुराया। हमजा ने आहिस्ते से कंबल दुरुस्त किया। उसका हाथ हया के चेहरे पर लगा। एक मामूली सा लम्स और हया की आंख खुल गई। वो एक झटके से सीधी हुई। हया के दिल ने जोर से धड़क कर खुद को संभाला। माजरत। हया ने निगाहें मोड़ ली। ठीक है, कोई बात नहीं। वो उठकर बाहर आ गई। सब मामूली हरगिज नहीं था। उसे देखता और अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा। आप ठीक हो रहे हैं हमजा। आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हमजा वॉकर के सहारे चंद कदम चलकर बिस्तर के किनारे आ बैठा। सांस जरा तेज थी तभी दरवाजा खुला। हया अंदर आई। चेहरे पर संजीदगी थी। आज की वॉक बहुत बेहतर थी। उसे फाइल में लिखते हुए कहा, अब आप वॉकर के जरिए खुद चल सकते हैं। हमजा ने चौंक कर उसे देखा। खुद? वो सरल आ गई। जी। और एक लम्हा रुकी। फिर 2 दिन के लिए लीव पर जा रही हूँ। ये अल्फाज हमजा की समात पर बम बनकर गिरे। हमजा का हाथ वॉकर पर जम गया। 2 दिन? उसकी आवाज गैर इरादी तौर पर बढ़ा गई। हया ने नजरें चुका ली। आप इस काबिल हो चुके हैं। नया स्टाफ आ जाएगा शायद। वो पलटी। बात सुने। हमजा ने बेख्तियार आवाज दी। वो रुक गई मगर मुड़ी नहीं। हमजा की आंखें नम थी। आप मत जाए। ये जुमला नहीं था, ये इतराफ था। एक खूबसूरत इतराफ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल अजीब उदास सा है आपके बगैर। मैं कुछ भी नहीं हूँ। हया के सीने में जैसे कुछ टूट गया। उसने खुद को संभाला। ये वक्ती कमजोरी है, आदत हो जाती है, फिर सब ठीक हो जाता है। मगर उसकी पलकें कांप रही थी। मैं जल्द लौट आऊंगी। उसने अपनी आवाज पर काबू रखा जो भराई हुई थी। जाना जरूरी है क्या? हमजा दिल के हाथों मजबूर था। वो जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई। राजधानी में पहुंचकर उसने दीवार से टेक लगा ली। हाथ सीने पर था। ये मेरा शौहर और मैं इसके सामने अजनबी बनकर खड़ी। दिल रोना चाहता था मगर आंखें खामोश थी। दरवाजे के बाहर से गुजरती फुप्पो ने उसकी गुफ्तगू सुन ली थी। उनकी आंखों में शक ने जन्म लिया और शक ने नफरत की शक्ल इख्तियार कर ली। शाम को वो हमजा के कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ हमजा? उन्होंने बनावटी फिक्र से पूछा। कुछ नहीं। वैसे शुक्र है आपको मेरी याद तो आई, वरना इन 3 महीनों में आपने मुझे दिखाई भी नहीं दी थी। उसने तंज किया था। अरे बेटा, मसरूफ थी। वैसे वो नर्स लीव पर जा रही है। पप्पू ने मन में चुकाई। जी। उसने मुख्तसर सा कहा। 6 महीने हो गए हमजा, और वो तुम्हें अभी तक अपने कदमों पर खड़ा नहीं कर सकी। हमजा ने चौंक कर उसे देखा। ये सच नहीं। उसकी तरफ तारी करने लगा। सच यही है। फूफो ने नरमी में उसे लिटा मार किया। ये एक बेकार नर्स है, ना तरीका है ना तजर्बा है। तुमने देखा नहीं, आज भी वॉकर के सहारे। हमजा खामोश हो गया। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि तुम उससे ज्यादा बेहतर इलाज के मुस्तहिक हो, मगर तुम। वो रुकी। तुम उसके आदी हो गए हो। हमजा की निगाहें उनके चेहरे पर ठहर सी गई। आदत? वो खुद से बुड़बुड़ाया। फूफो ने बात बढ़ाई। यही तो खतरा है। जब आदत लग जाए तो इंसान हकीकत नहीं देखता। हमजा ने धीमे लहजे में उनकी नफी की। मगर वो मुझे समझती है। फूफो के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आई जो फौरन गायब हो गई। यही तो मैं कह रही हूँ हमजा। समझना इलाज नहीं होता, नतीजा देखना होता है। वो उठ खड़ी हुई। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी। फुप्पो चली गई और कमरे में खामोशी छा गई। हमजा ने वॉकर की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ। उसके दिल में एक सवाल गूंजने लगा। तुम अपनी से क्यों लगती हो? और इस सवाल के साथ ही वो पहली बार ये मानने लगा कि शायद ये महज आदत नहीं, बल्कि उसे उस नर्स से मोहब्बत हो गई है जिसका नाम उसे मालूम ही नहीं था। 2 दिन बाद कमरे का दरवाजा खुला तो हमजा ने बे इख्तियार सर उठाया। वो आ गई थी। वही संजीदा मगर खूबसूरत सा चेहरा। वो उसे देखकर मुस्कुराई। वापिस आ गई है। हमजा के लहजे में खुशी छुपी हुई ना रह सकी। हमजा ने हया ने फाइल खोली। जी। और आज हम वॉकर नहीं लेके
हमजा चौंका। क्या? वो बेयकीन था। वो आगे बढ़ी और उसका बाजू थामा। मुझ पर भरोसा कीजिए। हमजा ने कांपते कदम आगे बढ़ाए। पहला कदम भी, दूसरा। सांस रुकी हुई थी, पेशानी पसीने से भीग गई। बस बस, वो लड़खड़ाया। हया ने मजबूती से उसे थाम लिया, फिर धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। एक दो कदम, फिर वो सीधा खड़ा हो गया। हमजा की आंखें फैल गई। मैं चल रहा हूँ। हया की आंखों में नमी उतर आई। जी हाँ, आप चल रहे हैं। हया बोली। हमजा हंस पड़ा। एक लंबी आजाद शुदा हंसी। मैं चल रहा हूँ। उससे हाथ उठाकर दोबारा लहराया। मैं वाकई चल रहा हूँ। कमरे में खुशी फैल गई। वो चंद कदम मजीद चला, फिर बिस्तर पर बैठ गया। सांस फूली हुई मगर आंखों में जिंदगी लौट आई। शुक्रिया, वो पुरजोश सा बोला। अगर आप ना होती तो। नर्स ने फौरन बात काट दी। आराम कर रहे, मैं बाद में आती हूँ। वो तेजी से कमरे से निकल गई। आंखों में बेपनाह आंसू थे, मगर होंठों पर जानदार मुस्कुराहट थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो सीधी कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला तो अंदर दानिश खड़ा था, पुप्पो का बेटा। उसकी आंखों में हवस भरी मुस्कुराहट थी। वहां नर्स साहिबा। उसने उसका रास्ता रोका। कमाल कर दिया आपने, आप तो हीरो बन गई हैं। आपके मरीज। हया ने नजरें झुकाकर निकलने की कोशिश की। अरे रुकिए ना। वो इसके करीब आया। इतनी मेहनत की है, कुछ तो सिला बनता है ना। उसने जानबूझकर उसका बाजू छुआ। हया चौंक गई। हटे, वो चिल्लाई। उसकी आवाज लर्ज गई। दानिश हंसा। इतनी सख्त क्यों है? वैसे भी आप नर्स है, आदत होनी चाहिए। अगले लम्हे एक जोरदार थप्पड़ कमरे में घुसा। दानिश का चेहरा एक तरफ झुक गया। हया की आंखों से आंसू बह निकले। खबरदार जो दोबारा मेरे करीब आए, समझे तुम? दरवाजा खोलकर वो भागती हुई बाहर निकल गई। हमजा ने सब कुछ सुना और उसने खूनख्वार निगाहों से दानिश को देखा तो आहिस्ता कदमों से वहां से खिसक गया। हमजा के कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे, मगर दिल दिल जैसे किसी अंधे कुएं में टहल रहा था। कमरा खामोश था। वो शायद हमेशा के लिए जा चुकी थी। हमजा रात तक उसका इंतजार करता रहा। तब उसकी नजर साइड टेबल पर एक सफेद लिफाफे पर पड़ी। हमजा ने चौंक कर उसे देखा। ये? उसने लिफाफा उठाया। हाथ कांपे। लिफाफे पर न नाम था, न तारीख, बस एक जुमला था। मैं क्यों चलेगी? अगर सच जानना चाहते हो तो पढ़ लेना, और न चला देना। हमजा ने सांस रोकी और खत खोल लिया। हमजा, तुम शायद ये खत कभी ना पढ़ो, मगर अगर पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे साथ सब कुछ हादसा नहीं था। शादी वाले दिन जो गाड़ी तुम्हें ले जा रही थी, उसके ब्रेक फेल नहीं हुए थे, उन्हें फेल किया गया था। हमजा के हाथ लर्ज के। ये काम तुम्हारी फूफो ने खुद करवाया था। वो शुरू से ये रिश्ता नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम उनकी बेटी से शादी करो, ऐसी लड़की से जो उनके काबू में हो। हादसे के बाद उन्होंने तुम्हें ये यकीन दिलाया कि तुम बोझ हो, कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ चुकी है, कि हया तुम्हारे काबिल नहीं रही। ये सब झूठ था। हया का हमजा का सांस उखड़ गया। वो नर्स कोई और नहीं, वही है जिसे तुमने निकाह के दिन कबूल किया था। वही तुम्हारी मनकुआ हया। और हाँ, वो सिर्फ तुम्हें यहाँ ठीक करने नहीं आई थी, बल्कि राज तलाशने आई थी। पर अब तुम्हारा तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम उसे भूल ही चुके हो। खत हाथ से फिसल गया। हमजा साकित खड़ा रह गया, जैसे वक्त रुक गया हो। उसके जहन में एक एक मंजर बिजली बनकर गिरा। उसका कंबल दुरुस्त करना, उसे खाना खिलाना, उसका बाजू थामना, वो आंसू, वो थप्पड़, और वो दिल की अजीब सी उदासी जिसे वो सख्ती समझ रहा था। हया, ये नाम उसके मुंह से बेख्तियार निकला, ऐसे जैसे बरसों से कैद था। उसी लम्हे दरवाजा खुला। पप्पू अंदर दाखिल हुई। वाह हमजा, उन्होंने मसनूई खुशी से उसे देखा। मैंने सुना है कि तुम आज बगैर सहारे के चल दिए। उनकी सर नजर खत पर पड़ी। उनका रंग फक हो गया। ये क्या है? उन्होंने हड़बड़ा कर पूछा। हमजा ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में बेपनाह दुख था। कुछ नहीं, बस आप कहीं क्या कहना चाहती है? उसे फौरन से अपना लहजा बता। मैं चाहती हूँ कि तुम मारिया से शादी कर लो। हमजा मुस्कुराया। ठीक है। पप्पू को यकीन ना हुआ। तो कल ही मंगनी रखते, अगले हफ्ते निकाह। उनकी इजलत पर मुस्कुराया। जैसे आपको ठीक लगे। अगले दिन घर सजा हुआ था। सब लोग जमा थे, मगर हमजा सैलून से तैयार होकर नहीं आया। काफी देर गुजर गई। पप्पू ने कॉल मिलाई। कहाँ रह गए हो? मैं यहाँ हूँ। हमजा ने सामने दरवाजे पर खड़े हुए कहा। पप्पू जहाँ थी वहीं थम गई। वो पुलिस के हमरा आया था। आपने ब्रेक फेल करवाए थे ना? उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर लफ्ज पत्थर था। पप्पू ने फौरन संभलने की कोशिश की। हमजा, ये सब किसी की साजिश है। वो नर्स। हमजा चिल्लाया। वो नर्स मेरी बीवी है पप्पू। वो एक कदम पीछे हट गई। मेरी मनकुआ, जिसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि जो मुझे अपने कदमों पर खड़ा कर गई। पप्पू की आवाज लड़खड़ाई। मैं तो तुम्हें बुला भला चाहती थी। वो मनमनाई। आपने मुझे तोड़ा। हमजा ने सख्ती से लग पीछे और मेरी बीवी को जलील किया।
हॉल में खामोशी छा गई। हमजा ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतारा। मैं हया को कबूल करता हूँ अपनी बीवी के तौर पर, अपने हक के साथ। हुप्पो के होंठ कांपे, और अगर वो वापस ना आई तो? हमजा की आंखों में अजीब सा सुकून उतरा। तो मैं उसे वापस लाऊंगा, क्योंकि अब मैं चल सकता हूँ। और अब मैं जालिम को उसके इंजाम तक पहुंचाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब मेरे गिरफ्तार करें, ये लोग मेरी माँ के कातिल हैं। पुलिस हरकत में आई, और यूं दानिश, मारिया, पुप्पो, उनके शौहर साहब, इम्तियाज साहब सब गिरफ्तार हो चुके थे। ये उनकी मिली भुगत थी, इसलिए सजा भी सांझी थी। पुप्पो का खेल खत्म हो चुका था, और हाथ भी कुछ ना आया था। पूरे 2 दिन तक हमजा ने हया को तलाश किया था, उसे कहीं नहीं मिली। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। कहाँ हो तुम हया? वो चिल्लाया, पर कुछ सोचकर इब्राहिम को कॉल मिलाई। उसे ढूंढने का कहा, और मुझे ना लाने का एक और ही रास्ता है। उसने इब्राहिम को कुछ समझाया तो वो मुस्कुराया। जिस तरह भाभी ने खेल खेला, क्या तुम अब भी खेल खेलोगे? हमजा के होंठ लरसे। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूर हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया, और अगले आधे घंटे के अंदर अंदर उसे पूरा यकीन था कि हया उसके सामने होगी, उसके बिल्कुल पास, उसके करीब। इब्राहिम ने फौरन से हया को कॉल मिलाई, वो जो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी आसमान को तक रही थी। उसकी कॉल पर बौखला सी गई। बोलो इब्राहिम, क्या बात है? उसकी आवाज में खौफ था। हया, हया भाभी, हमजा हमजा का फिर से एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर हया के हाथ से फोन छूट गया। वो वहीं बैठकर रो पड़ी। चलो बेटा, हम जरूर जाएंगे इस बार। जुल्कुरनैन साहब और शमा बेगम ने उसे सहारा दिया। वो दौड़ कर गाड़ी में बैठी। इब्राहिम ने उसे अस्पताल का एड्रेस दिया था, लेकिन वो जैसे ही उस गली में आई, ये देखकर वो हैरान रही कि हमजा के घर का एड्रेस था। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर अंदर दाखिल हुई। हमजा, हमजा। उसकी आवाज में बेतहाशा दर्द था। कहा हो तुम हमजा, तुम ठीक तो हो ना? वो भागी भागी सीढ़ियां चढ़कर डायरेक्ट उसके कमरे में आई। वहाँ हमजा बिस्तर पर नेम दराज उसे देखकर मुस्कुराया था, और फिर एक आंख मारी थी। तुम तुमने ये ड्रामा किया? तुम मेरे जज्बात से खेले? तुम समझते क्या हो खुद को? वो गुस्से में भरी हुई एक कदम आगे बढ़ी, और उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। तुम्हें अकल है? वो अचानक चीखी। ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? तुम्हें पता भी है मैं रास्ते में कितनी बार मरी हूँ? हमजा ने आंखें खोली, लबों पर जानदार मुस्कुराहट बिखरी। वो मुस्कुराहट जो हया को और भड़का गई। हंस रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बिछड़ थी, मैं रो रही थी, और तुम यहाँ? अगले लम्हे हया ने उसके दोनों हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। नफरत है मुझे तुमसे। मुक्के पड़ते गए। तुमने जानबूझकर ये सब किया। जानते हो अगर कुछ हो जाता तो? हमजा ने बेइख्तियार उसके हाथ थामे, फिर वो आहिस्ता सा हंसा। वो हंसी नहीं थी, सुकून था, जो हया को करीब देखकर उसे मिला था। हया चौंक गई। तुम पागल हो गए हो? हमजा ने आहिस्ता से उसके हाथ थाम लिए। ले, उसने दमे धीमी सरगोशी की। बस ये जान गया हूं कि तुम मुझे अब भी खो देने से डरती हो। हया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ छोड़ाने लगी। छोड़े मुझे, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। हमजा ने एक झटके से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब नहीं छोड़ूंगा। उसके बालों में सर झुकाकर उसके बदन की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। इस बार नहीं, अब बहुत बुरे हैं। वो रो पड़े, बहुत ज्यादा। हमजा ने उसके माथे पर जज्ब से बोसा दिया। हाँ मानता हूँ, मगर तुम्हारे बगैर ये पूरा इंसान भी मुकम्मल नहीं होता। हया ने उसका कुर्ता मुट्ठी में जकड़ लिया, चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। दोबारा ऐसा मत करना। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमजा ने आंखें बंद कर ली। कसम से नहीं करूंगा। वो मुस्कुराया, और शिद्दत से उसे अपनी बाहों में भींच लिया। सिर्फ दो दिल धड़क रहे थे एक दूसरे के लिए, और इस बार हया ने खुद को उससे अलग नहीं किया था। उसी तरह उसकी बाहों में खुद को महफूज तस्वुर कर रही थी। खुशियां एक कड़ी आजमाइश के बाद लौट आई थी। सब कुछ ठीक हो चुका था। मोहब्बत एक आसमानी ताकत बनकर उन पर नाजिल हो रही थी।